मैं अलग और मेरी कंपनी अलग, याद आ गई बात। यानी मैं अगर बिजनेस करूंगा तो किसके नाम से बिजनेस करूंगा? कंपनी को, ये कंपनी है, कंपनी पलट पलट। तो इसलिए कंपनी अगर तुमसे प्यार करते हो तो कंपनी क्या करेगी सर? पलटेगी। इसलिए इसका कोड ही क्या है? जैसे उसने बोला ना इमरान पलट, ऐसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी पलट। तो हमने क्या पढ़ लिया सर? हमने नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म वाले मसले हल कर लिए सर। हमने क्या पढ़ लिया सर? सोल प्रोप्राइटर पढ़ लिया, पार्टनरशिप पढ़ लिया और एचयूएफ पढ़ लिया, राइट? ठीक है ना। हम किस में आ चुके हैं सर? हाँ अब आ चुके हैं सर इसमें, कॉर्पोरेट फॉर्म में। ठीक है, कॉर्पोरेट फॉर्म। यानी कि हम क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? हम ये पढ़ रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, राइट। ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है। ये कौन चैप्टर है सर अपना? अगला चैप्टर नंबर 3। हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया। तो हमारे 2 ही टॉपिक रह गए बस, फिर ये चैप्टर समाप्त। आज हमें क्या शुरू करना है सर? कॉर्पोरेट फॉर्म में जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब पुरानी यादों को ताजा करो, धुंधली धुंधली यादें ताजा करो। तुम्हें याद आया होगा क्या सर, कुछ दिनों पहले हमने क्या किया था? हाँ, मैं अलग और मेरी कंपनी अलग, याद आ गई बात। यानी मैं अगर बिजनेस करूंगा तो किसके नाम से बिजनेस करूंगा? कंपनी के नाम से। तो इस पर्दे पर, इस रुमाल पर क्या लिखा होगा? मेरे अंकुर को कोई नहीं जानता, अंकुर का नाम ही लिखा होगा। किसका नाम लिखा होगा? आरकेजी का नाम लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, रिलायंस लिमिटेड का नाम लिखा होगा, है ना, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिखा होगा। यानी सेपरेट फॉर्म बनाने के लिए, अगर मुझे सेपरेट फॉर्म बनानी है तो मुझे किसी और जीवन को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे किसी और अस्तित्व को, आइडेंटिटी को जिंदा करना पड़ेगा। और वो अस्तित्व और आइडेंटिटी मुझे बताओ, क्या वो सांस लेती होगी तुम्हारी मेरी तरह? नहीं। क्या ये रुमाल सांस ले रहा है? नहीं ना। तो इसका मतलब वो अस्तित्व और आइडेंटिटी तो सांस नहीं लेगी, लेकिन वो अस्तित्व और आइडेंटिटी वो सारे काम करेगी, वो सारे काम करेगी जो हम करते हैं, सिवाय शादी के और वोट देने के, राइट? इसलिए हम उसे बोलते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। तो कॉर्पोरेट फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है सर? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट फॉर्म की पहचान क्या होती है? नाम के पीछे क्या लिखा होता है सर? लिमिटेड। अगर ये दो, हाँ, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, यानी लिमिटेड वर्ड तो होगा ही होगा, चाहे खाली लिमिटेड हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो। तो कॉर्पोरेट फॉर्म में अगर कंपनी की पहचान करनी है तो भैया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। और कॉर्पोरेट फॉर्म की सबसे खास बात क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, सेपरेट लीगल एंटिटी तुम पहले भी पढ़ चुके हो बात। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, और दूसरी बात वर्ड लिखा होगा लिमिटेड। अगर वर्ड लिमिटेड लिखा है तभी वो क्या है? कॉर्पोरेट फॉर्म है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बनाने का क्या मजा है और क्यों बनाए ये बताओ? हाँ, सबसे खतरनाक बात, पार्टनरशिप में क्या था? घर से पैसे देने पड़ते हैं, याद आ गई होगी बात। प्रोप्राइटर में क्या था? घर से पैसे देने पड़ते हैं, है कि नहीं बात? याद आ गई बात। बीवी के गहने बच्चे के खिलौने, बीवी के गहने बच्चे के खिलौने, हाँ राइट, देखने पड़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में एचयूएफ में क्या होता है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन किसकी होती है? सिर्फ कर्ता की होती है, मेंबर्स की नहीं होती। लेकिन वहां भी अनलिमिटेड लायबिलिटी तो है, किसकी है सर? कर्ता की। तो जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता के, बीवी के, कर्ता की बीवी के खिलौने, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने। और अगर कर्ता फीमेल हो सकती है, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो घर से पैसा देना पड़ सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक ही मजा है, क्या मजा है भैया? लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना, राइट। तो सेपरेट लीगल एंटिटी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल कुछ इस तरीके से काम करती है जो मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया। तो इसको तो जानते ही हो ना, पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ये जानते नहीं जानते? चिट्ठी। तो चिट्ठी वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है बताओ? चिट्ठी वो सारे काम कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ, चिट्ठी वो सारे काम कर रहा है जो एक इंसान करता है। चिट्ठी वो सारे काम कर रहा है जो एक इंसान करता है। इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, चिट्ठी जो सेपरेट लीगल एंटिटी है प्रॉपर्टी खरीद सकती है नहीं खरीद सकती है बताओ? खरीद सकती है, ठीक है। चिट्ठी ने ये एसेट खरीद ली, घर, हम खरीद सकते नहीं खरीद सकते? तो चिट्ठी भी खरीद सकते हैं।
अगर चिट्टी ने, डॉक्टर वशीकरण ने तो सारे बना दिए है ना, अगर तुम और मैं बैंक अकाउंट खोल सकते हैं तो बताओ चिट्टी का बैंक अकाउंट खुल सकता नहीं खुल सकता? खुल सकता नहीं खुल सकता? खुल सकता है कि नहीं बात? तुम और मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकते हैं, करते हैं, ये देखो, तो चिट्टी भी डील कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है। तो देखो चिट्टी, तो चिट्टी कौन है? चिट्टी रोबोट है। और चिट्टी हमारे मैनेजमेंट की भाषा में चिट्टी कौन है सर? कंपनी है, कंपनी, कंपनी। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे रिलायंस लिमिटेड, कौन जिम्मेदार है? सिर्फ रिलायंस जिम्मेदार है। रिलायंस लिमिटेड एक चिट्टी की तरह है, सिर्फ रिलायंस जिम्मेदार है, मुकेश अंबानी जिम्मेदार नहीं है। कि घर से पैसा नहीं जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी, जितना पैसा है उतना दे दो, बाकी बेड डेट। हाँ, लेकिन रिलायंस ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया तो जेल रिलायंस तो जा नहीं सकती, क्योंकि तो कागज है। अब रुमाल को थोड़ी जेल भेज दोगे, तो फिर हम मुकेश अंबानी को जेल भेज देंगे, क्योंकि तो उसके पीछे कौन है? चलाने वाला तो मुकेश अंबानी, वो मुकेश अंबानी नहीं, आपका जो ऑफिसर फ्रॉड में इन्वॉल्व है कोई भी। लेकिन पैसा किसके खाते से जाएगा? रिलायंस के खाते से जाएगा। डील किसके खाते से होगी? रिलायंस के। कोर्ट में कार्रवाई भी किसके नाम से चलेगी? रिलायंस। तो रिलायंस उस चिट्टी की तरह है जिसे इंसान ने बनाया है, पर वो लिविंग पर्सन नहीं है। उस लिविंग पर्सन ना होने की वजह से चिट्टी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को यहां आज हम क्या पढ़ेंगे सर? कॉर्पोरेट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे सर? कॉर्पोरेट फॉर्म। तो कॉर्पोरेट फॉर्म और सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं किस नाम से? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म। क्या होता है सर? क्या लिख दोगे? इजिकल टू, अब तुम समझ चुके हो है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर पहला डेफिनेशन याद करेंगे सर। डेफिनेशन क्या कैसी कहती है? एक महान वैज्ञानिक या मैनेजमेंट के बंदे थे, उनका नाम था प्रोफेसर हैनी। क्या नाम था? हनी सिंह मत लिखा ना, यो हनी सिंह, ना ना ना, प्रोफेसर HANEY। प्रोफेसर हैनी ने डेफिनेशन दी। प्रोफेसर हैनी ने बोला जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अपनी इच्छा से लोग जुड़ते हैं, है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। उन पर्संस को बोला जाता है शेयर होल्डर्स। क्या बोला जाता है? और वो जो कंपनी होती है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है बताओ? मैं अलग और मेरी कंपनी अलग। परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है चलते रहना, चलते रहना। और परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सक्सेशन, इसका मतलब क्या हुआ सर? एक कंपनी लगातार चलती रहेगी, उसका शेयर होल्डर के मरने से, शेयर होल्डर के जाने से, कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी रिलायंस के शेयर होल्डर थे, और भी बहुत सारे रिलायंस के शेयर होल्डर थे। हाँ, सबसे बड़ा शेयर वही ले लेते हैं, है कि नहीं बात? अगर आरकेजी है, जैसे आरकेजी कंपनी है, सबसे ज्यादा शेयर पता है किसके पास है? पराग सर के पास है। पता है कितने? 95%। यानी अगर 95%, अब ये छोड़ो आरकेजी के वो डायरेक्टर है, ये मतलब नहीं है। मुद्दा ये है कि कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर वही कहलाया जाता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं। अब बताओ पराग सर के पास आरकेजी कितने शेयर हैं? 95। तो सारे डिसीजन किसके हो गए? पराग सर के हो गए। पराग सर कह रहे कल छुट्टी रखनी है, मेरे पास 5% शेयर है, पराग सर के पास 95 है। मैंने कहा वोट कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके लिए, कैसे लिए जाते हैं? वोटिंग से लिए जाते हैं। कौन जीतेगा? क्योंकि उनकी वोटिंग कितनी है? 95, और मेरी कितनी है? 5%। तो कौन जीतेगा मुन्ना? पराग सर जीतेंगे। तो कंपनी में पराग सर की चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी कि पराग सर यहां पे क्या है, डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है, इसलिए चलेगी कि पराग सर के पास क्या है? ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स उतनी ज्यादा पावर। हाँ, नहीं, जो ज्यादा पैसा लगा देता एक तरीके से ना। जैसे मुकेश अंबानी के पास 57-58% शेयर है रिलायंस के, तो रिलायंस के सारे डिसीजन उनके हाथ में, क्योंकि कोई भी वोट कराएगा 55 जीतेगा या 45 जीतेगा, 55 वाला जीत जाएगा। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर किसे बोला जाता है बताओ?
शेयर होल्डर्स आर, इसलिए शेयर होल्डर को ओनर बोला जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर जितने भी होते हैं वो डिसीजन में क्या लेते हैं सर, वोटिंग से डिसीजन लेते हैं। और कौन जीतता है, वही बंदा जीतता है जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं। तो पराग सर और मेरी लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि पराग सर के पास 95% शेयर है और मेरे पास सिर्फ 5% शेयर है। तो मेरी और पराग सर की किसी भी मुद्दे पर अगर लड़ाई होगी तो पराग सर का जीतना निश्चित है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा क्या रखते हैं, शेयर्स रखते हैं। इसलिए क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा शेयर है, इसलिए पराग सर को क्या बोला जाएगा, मालिक या ओनर ऑफ आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड, ओनर ऑफ अ कंपनी नेम्ड एज आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट। परपेचुअल सक्सेशन मुझे क्या हो गया सर, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब धीरू भाई अंबानी अल्लाह को प्यारे हो गए, कौन चला रहा है, नहीं, कौन चला रहा है, दूसरे शेयर होल्डर चला रहे हैं, मुकेश अंबानी शेयर होल्डर हो गए, मुकेश अंबानी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे 50-100 साल बाद। तो भैया ना अंबानी का बेटे को ओनर क्यों बोल रहे हो, जिसके पास रिलायंस के ज्यादा शेयर होंगे वो चलाएगा। हाँ, कोई और भी हो सकता है, होता है, धीरू भाई अंबानी वसीयत में मेरे नाम कर जाए, है ना, मैं भी हो सकता हूं, है कि नहीं बात। अच्छा, उनके बच्चों की डेथ हो गई तो भी कंपनी चलती रहेगी, कौन चलाएगा, जिसके पास रिलायंस के शेयर्स होंगे। यानी कंपनी तो चलती ही रहेगी अनंत काल तक, इसे बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी अनंत काल तक चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी। कंपनी डेथ से, शेयर होल्डर के छोड़ के जाने से, शेयर होल्डर के पागल हो जाने से बंद नहीं होती। कंपनी तो वो लोग चलाते ही रहेंगे जिनके पास शेयर्स हैं। बात समझ आ गई, राइट। कॉमन सील, अब ये बताओ, मैंने रिलायंस के साथ डील कर ली है, कैसे पता लगेगा, तुमने आरकेजी के साथ डील करी है, कैसे पता लगेगा, मैंने रिलायंस के साथ डील करी, कैसे पता लगेगा, बताओ। मोहर यानी कि स्टैम्प, यानी कि मैं भैया रिलायंस के पास गया, मैंने कहा ठीक है भैया जियो दन ऐसे कर करके मैंने उनसे सिम मांग लिया। जब उन्होंने मुझे सिम दिया, मैंने कहा भैया लिख के दो, कांटेक्ट करो, है ना। तो पता लगा एक मैंने उनसे लाखों रुपए के सिम लिए, उन्होंने, एक बंदे ने साइन कर दिया, भैया उस बंदे का नाम था मान लो अविनाश जी ने साइन कर दिए। अब मैंने कहा मैंने अविनाश जी तुमसे डील किया है या रिलायंस से डील किया है, वो कह रहा सर रिलायंस से डील किया है। मैंने कहा इस पर्चे से कैसे पता लग रहा है रिलायंस से डील किया है, इस पर्चे तो पता लग रहा है मैंने अविनाश से डील किया है। तो अविनाश पता क्या करेगा, अविनाश कहा सर मेरे साइन है, मैं इस पे क्या लगाता हूं, ठप्पा लगाता हूं, स्टैंप लगा देता हूं, मोहर लगा देता हूं। उसने धक तरीके से ठप्पा लगा दिया, उस ठप्पे पे क्या लिखा था, ऑन बिहाफ ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अब इस बात की पुष्टि हो गई कि अविनाश ने जो साइन किए हैं वो किसके बिहाफ पे किए हैं, रिलायंस, क्योंकि रिलायंस की क्या लग चुकी है, स्टैंप लग चुकी है, और अविनाश वहां पे क्या है, ऑफिसर। तो यानी कि अब मैंने अविनाश से डील नहीं करी, अब मैंने किससे डील करी है, रिलायंस से डील की है। तो स्टैंप को बोला जाता है कॉमन सील। कॉमन सील इज स्टैंप ऑफ अ कंपनी। और कंपनी के जो कैपिटल होती है, कैपिटल समझ गए ना, अब तो तुम समझते हो कैपिटल, पूंजी को किसमें बांटा जाता है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स। यानी कंपनी की जो कैपिटल होती है उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, शेयर्स। यानी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज शेयर्स। इसलिए किसी भी कंपनी में आप सिर्फ कैपिटल नहीं बोलते, किसी भी कंपनी में आप बोलते हैं इट्स शेयर कैपिटल। इसलिए कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाते हैं और लायबिलिटी साइड में जब हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो आप प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की जो भी आप बनाते हो खुद, उसकी बैलेंस शीट में तो सिर्फ कैपिटल लिखते हो। लेकिन आप जिंदगी में कभी कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे तो सिर्फ कैपिटल नहीं लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल लिख आता है। क्योंकि कैपिटल किस फॉर्म में होती है, यानी कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। हाँ, है कि नहीं बात, मैंने कितने रुपए के शेयर खरीद रखे हैं ये मैटर करता है। पराग सर ने आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड के 95 शेयर, मान लो कंपनी के, है ना, शेयर ही कितने सर, 1000 शेयर है, तो कंपनी के टोटल आरकेजी के 1000 शेयर है, ठीक है। तो 1000 में से 950 शेयर बाय पराग सर, 1000 में से 50 शेयर्स परचेज्ड बाय भैया मैंने। तो भैया 1000 का 950 कितना हो गया सर, तो इसलिए पराग सर 95% के शेयर है। तो अब हम जब क्या लिखते हैं, हम आरकेजी की बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो आरकेजी की बैलेंस शीट में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बैलेंस शीट ऑफ आरकेजी। यहां लिखते हैं, हेडिंग क्या डालेंगे, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में लिखते हैं 1000 शेयर
मान लो 10 रुपए के भाव से है या 100 रुपए के भाव से है, तो कैपिटल कितनी हो गई? 1000 इंटू 100 है ना, हाँ ठीक है ना, राइट, 1 लाख की कैपिटल हो गई। इसमें आप क्या लिख दोगे? इसमें से 950 किसके पास है और इसमें से 50 किसके पास है, ऐसे पता लग जाएगा। तो शेयर कैपिटल ऑफ आरकेजी लिमिटेड ₹1 लाख, कैसे पता लगा? 1000 शेयर इंटू 100 रुपए एक शेयर का प्राइस, इसलिए 1 लाख की कैपिटल है। 1000 शेयर में से 950 सर के पास, 50 मेरे पास। तो एक्चुअली में मेन ओनर कौन हुआ? क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसके पास उतनी पावर। और जब भी कंपनी में लड़ाई होती है किससे सॉल्व होती है सर? वोटिंग कराकर। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, यही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी यही कंपनी के फीचर है। पहला फीचर, कंपनी हमेशा क्या होती है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक अलग अलग इंसान होती है जो किसने क्रिएट करी? लॉ ने। और वो कौन सी लॉ ने? बाय कंपनी लॉ। किसने क्रिएट करी सर? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ ने बोला कि कंपनी एक डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट पर्सन है। कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेयर होल्डर। यहां मेंबर का मतलब क्या होता है सर? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग कंपनी एक मेंबर है। कंपनी बताओ चिट्टी, चिट्टी बिल्कुल अलग मेंबर है, एक अलग इंसान है शेयर होल्डर के अलावा। बस चिट्टी बताओ सांस ले सकता है? तो कंपनी सांस नहीं, रिलायंस लिमिटेड सांस नहीं लेती। चिट्टी विवाह कर सकता है? विवाह नहीं, रिलायंस लिमिटेड विवाह नहीं कर सकती। लेकिन चिट्टी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है? तो रिलायंस लिमिटेड अपने नाम से प्रॉपर्टी, ये किसके नाम पे प्रॉपर्टी है? आरकेजी के नाम पे। आरकेजी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी। आरकेजी केस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है ना। सब कुछ आरकेजी अपने नाम से कर सकती है, क्योंकि आरकेजी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, इज अ डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन। यानी आरकेजी को इंसान मानो आप। ठीक है, आरकेजी को चलाने वाले कौन है? मान लो आरकेजी को चलाने वाले पराग सर मैनेजमेंट हो गया, लेकिन आरकेजी इज अ सेपरेट पर्सन। तो क्योंकि आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आप बोलोगे आरकेजी इज अ सेपरेट पर्सन। आरकेजी एक इंसान है, बस वो इंसान जीता जागता नहीं है ना, बस आरकेजी को लेकिन इंसान जरूर है। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब बताया मैंने तुम्हें? यानी हम रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी। ये लिखी बात। चाहे किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, है ना, चाहे किसी भी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, चाहे कोई भी शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई भी शेयर होल्डर पागल हो जाए, नो इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी सदैव चलती रहेगी, सदैव चलती रहेगी। कंपनी तभी बंद होगी जब कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और जज कोर्ट ये बोल दे, लीगल प्रोसीजर ये बोल दे कि भैया अब इसे बंद कर दो। वरना कंपनी क्या है? टाटास ने कंपनी 100-150 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में, अब तक चल रही है टाटा। हाँ हाँ, तब 1907 1908 के आसपास कंपनी बने, अब तक चल रही है और चलती रहेगी, है कि नहीं बात? सबसे बड़ा मजा क्या है कंपनी बनाने का? सबसे बड़ा मजा यही है, यानी कि किसी भी कंपनी में अगर कोई भी विपत्ति आती है तो आप शेयर होल्डर के घर नहीं जाओगे। कोई कंपनी बंद हो गई, हाँ हाँ, कंपनी के एसेट बेच के लॉस रिकवर करो, कंपनी के एसेट बिल्डिंग बेच के, मशीन बेच के रिकवर करो, कंपनी के बैंक अकाउंट को बेच खत्म करके, जो होगा कंपनी के अंदर होगा, किसी घर नहीं जाना, प्रोप्राइटर के घर चले जाते हैं। यानी कंपनी में जो कंपनी के शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर की बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने नहीं बिकेंगे। यानी कि लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर, लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर बॉट बाय हिम, या फिर उतनी लाइबिलिटी होगी जितनी उसने गारंटी दे रखी है। यानी ये बताओ, जितने शेयर मैंने खरीद रखे हैं उतने के लिए ही मैं लायबल हूं। सुनो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने टाटा मोटर्स के, सुनने ध्यान से, मैंने टाटा मोटर के 1000 शेयर ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं? 1000। इत्तेफाक से टाटा मोटर अगर बंद हो तो मेरा कितना पैसा डूबेगा? है ना, मान लो टाटा मोटर के 1000 से 100 के भाव पे ले रखे तो कितना आ गया सर? 1 लाख रुपए। तो मेरा कितना पैसा डूबेगा? मैं कंपनी का मेंबर हूं, यानी मैं कंपनी का मेंबर बोलते शेयर होल्डर हूं। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं और कंपनी की लायबिलिटी करोड़ों रुपए है, तो मैं अपना घर बेच के चुकाऊंगा ना? मेरी जेब से कितने जाएंगे?
बस कंपनी क्या बोल रही, कंपनी कहती है कि सर आपके 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, हम यही ना लौटा पाएंगे। क्यों ना लौटा पाएंगे? क्योंकि कंपनी डूब गई, कंपनी बंद हो रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कंपनी की लायबिलिटी करोड़ों रुपए की है और मेरे शेयर्स मेरे पास 1 लाख रुपए के, तो मुझे 1 लाख ही डूबेंगे मेरे, मुझे घर बेचकर बीवी गहने बच्चे खिलौने नहीं देने। तो इसलिए एवरी मेंबर की लायबिलिटी कितनी लिमिट होती है? जितने रुपए के उसके पास शेयर्स हैं। या इत्तेफाक से अगर मैंने गारंटी दे दी तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? जितने रुपए की मैंने गारंटी दे दी। मान लो मैंने पराग सर को बोल दिया सर आरकेजी की गारंटी मैं देता हूं, अगर आरकेजी पे कोई विपत्ति आई तो 5 लाख रुपए मैं दूंगा। तो आरकेजी की अगर कोई विपत्ति आती है तो मैं कितनी, मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी चढ़ेगी? 5 लाख की। घर नहीं बेचना पड़ेगा, बीवी के गहने बच्चों के खिलौने बचे रहेंगे। मेरे ऊपर उतनी ही लायबिलिटी आएगी जितने रुपए के मेरे शेयर्स हैं, जितने रुपए के मेरे शेयर्स हैं, या फिर जितने की मैंने सर को क्या दे दी? गारंटी दे दी। तो बस मेरे ऊपर उतनी ही लायबिलिटी चढ़ाई जा सकती है। कंपनी के बंद होने पर जितने रुपए के मेरे पास शेयर्स हैं, जितने रुपए की मैंने सर को गारंटी दे रखी है, बस इतनी ही लायबिलिटी मेरे ऊपर चढ़ेगी, यानी मुझे घर से पैसा नहीं देना। सर मुझे अभी के अभी शेयर बेचने, अभी के अभी, और शेयर मार्केट खुल ली है, बेच सकता हूं नहीं बेच सकता? सर बेच सकता हूं, 1 क्लिक से बेच सकता हूं। समझ मेरी बात? बेच सकता हूं और 1 क्लिक से बेच सकता हूं। और शेयर मार्केट खुली होनी चाहिए। शेयर मार्केट अपने खुलती है सुबह 9 सवा 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। मान लो मैंने कोई भी शेयर ले रखा है ना, राइट? आजकल तो सारे भैया लॉस में चल रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जैसे मान लो शेयर ले रखे हैं मैंने कुछ विप्रो के, ठीक है, दूर से दिखेंगे, पास आओगे दिखेंगे ना, विप्रो के और क्या कहते हैं यस बैंक के। अब मान लो मुझे विप्रो का शेयर बेचना है, आगे बैठ जाओ, विप्रो का करना है सर, शेयर बेचना है, तो पता किस पे क्लिक करूंगा? रेड से क्या लिखा है? रेड से, रेड कलर से क्या लिखा है? सेल शेयर लिखा है। तो बस अब मैं क्या करूंगा? सेल पे क्लिक करूंगा, है ना, राइट। अब जैसे मेरे पास मान लो 100 क्वांटिटी है, तो क्या लिखा है? क्वांटिटी में 130 लिखा है, तो यहां कितने भर दूंगा? 100 भर दूंगा। ग्रीन कलर से क्या लिखा है? यानी कि अभी शेयर का प्राइस कितना चल रहा है? 417। और इस पे मैं क्या कर दूंगा? नीचे क्या लिखा है? रेड कलर से प्लेस ऑर्डर। जैसे मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा, क्या लिखा है? कंफर्म। कंफर्म होते बिक जाएंगे, कंफर्म होते ही बिक जाएंगे। हाँ, 470 रुपए एक शेयर के मिल जाएंगे भाई, लेकिन खरीदे मैंने 600 के थे, लॉस में चल रहे। हाँ ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ही बैठो, इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं मुन्ना? यानी कि अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है, वो 1 क्लिक से बेची जा सकती है, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। अपना डीमैट अकाउंट पे जाऊंगा, सेल पे जाऊंगा, कंफर्म करूंगा और ऑर्डर कंफर्म करते हुए बिक जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, है ना। वो जब पढ़ेंगे, जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, कि भैया आपको ये कंडीशन पूरी करने के बाद ही शेयर बेचने हैं, उससे पहले नहीं बेचने। जो तुमने बोला ठप्पा, जो तुमने बोला स्टैंप, है ना, उस स्टैंप को क्या बोलते हैं सर? कॉमन सील। स्टैंप को क्या बोलेंगे सर? कॉमन सील। यानी कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर, यानी कि स्टैंप ऑफ द कंपनी, जो फिक्स, जो लगाई जाती है, मोहर लगाई जाती है सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में, है ना। और आखिरी पॉइंट ध्यान से समझने का है, अब तुम मुझे बताओ कि कंपनी का ओनर कौन है? आरकेजी की बात करते हैं, कंपनी का ओनर कौन? जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये बोला आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड 95% शेयर पराग सर के पास, 5% शेयर अंकुर सर के पास। लेकिन आरकेजी को चला कौन रहा है? नहीं, पराग सर तो आते हैं, पढ़ाते हैं, बस शाम को ही आते हूं। तुम्हारा मेंबर भी नहीं चला रहे, तो आए, तुम्हें पढ़ाया, दूसरी क्लास को पढ़ाया, निकल लिए। मैं आया, मैंने पढ़ाया, निकल लिया। कई बार तो मैं आता भी नहीं, जिस दिन मेरी क्लास नहीं होती। लेकिन चला कौन रहा है? लेकिन अगर तुम सुबह के टाइम आओगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, उस ऑफिस में कोई ना कोई तुम्हें बैठा मिलेगा,
हाँ, मान लो भैया मैम बैठी मिली, शालू मैम बैठी मिली, है ना, राजू भैया मिले, ध्रुव सर है ना, सर मिले। इन चारों में से दो लोग तुम्हें क्या मिलेंगे सर? हमेशा ऑफिस में मिलेंगे। और क्योंकि ये चारों में से दो लोग हमेशा ऑफिस में मिलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट। और वो दोनों ही क्या है? मैनेजर। यानी कि वो शेयर होल्डर नहीं है, उनके पास शेयर नहीं है आरकेजी के, लेकिन आरकेजी का मैनेजमेंट वो संभालते हैं। इसका मतलब जिसके पास शेयर होते हैं वो कौन है सर? ओनरशिप है कि नहीं बात? राइट। और आरकेजी को चलाने का कंट्रोल, संभालने का कंट्रोल किसके पास है सर? मैम के पास। इसलिए कंपनी का क्या फायदा है, क्या मजा है? मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट है, मैम, ध्रुव सर, प्रीति मैम, ये जो मैनेजमेंट है इज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये उनके हाथ में है जिन्हें शेयर होल्डर क्या करते हैं सर? चूज करते हैं। यानी कि अब इन्हें आप बोल दो कंपनी के मैनेजमेंट या कंपनी के डायरेक्टर, कौन हो गए सर? कंपनी के डायरेक्टर कह दो, जो डायरेक्ट करेंगे चलाएंगे, या कंपनी के मैनेजर्स कह दो। इन कंपनी के मैनेजर और कंपनी के डायरेक्टर को किसने चुना? हम दोनों ने मिलकर चुना। यानी कि पराग सर कह दो, क्योंकि उनकी ज्यादा चलेगी तो उनकी माननी पड़ेगी। अब उन्होंने बोला प्रीति मैम को रखते हैं, मैं, है ना, मैंने बोला माधुरी दीक्षित को रखेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने कहा वोट कर लो। सर ने प्रीति मैम बोला, मैंने माधुरी दीक्षित बोला। कौन है ऑफिस में? उनकी वोट ज्यादा है, उनकी चलनी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं, समझ लो, चलनी उनकी है। तो मैं तो पहली हाथ जोड़ लेता हूं। मैंने कहा सर आपको जो डिसीजन ले लो, मुझे क्यों बुलाते हो? क्योंकि मैं कहूं या ना कहूं बराबर बात है। या तो वोटिंग 50-50% करो, तो हम लड़े भी फिर आपस में, है ना, राइट, आपकी चलनी है। लेकिन जो मैनेजमेंट है उन्हें चुनता कौन है? शेयर होल्डर। ये लिखी बात, इलेक्टेड मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर। यानी मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? जिन्हें शेयर होल्डर क्या करते हैं सर? चुनते हैं। यानी कि इन डायरेक्टर्स को किसने चुना? शेयर होल्डर्स ने मिलके। यानी कि मैंने और पराग सर ने मिलके कंपनी के डायरेक्टर्स को, कंपनी के मैनेजर्स को चुना। इसलिए आप बोल सकते हो कंपनी का मैनेजमेंट सेपरेट होता है और कंपनी के ओनर सेपरेट होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट क्या बना? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल कीजिए, क्या लिख सकते हो आप सर? मैनेजमेंट। ये लिखी बात, मैनेजमेंट आर इन द हैंड्स ऑफ पर्सन इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर नोन एज डायरेक्टर और कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने 2-3 डायरेक्टर चुन लिए तो उन्हें क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी ओनर हो गए जिसके पास शेयर्स होते हैं, डायरेक्टर वो हो गया जिसे ओनर ने, शेयर होल्डर ने चुना है कि भैया हमारी कंपनी तू चला ले। बात समझ में आ गई? बोलो समझ गए सर, है ना। तो ये था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके बोलो फीचर्स, है ना। अब फीचर कैसे याद करेंगे सर? फीचर याद करेंगे शाहरुख खान के कहने पर। आज अगर ये तुझे प्यार करती है तो पलट के देखेगी। बेटा पलटना। क्या करी बात? तो भैया ऐसे हमने बोला क्या, अगर कंपनी तुझे प्यार करती है तो कंपनी पलट के जरूर देखेगी। कंपनी को, ये कंपनी है, कंपनी पलट। तो इसलिए कंपनी अगर तुमसे प्यार करते हो तो कंपनी क्या करेगी सर? पलटेगी। इसलिए इसका कोड ही क्या है? जैसे उसने बोला ना इमरान पलट, ऐसे हम क्या बोलेंगे? कंपनी पलट। कंपनी के सी से क्या बनेगा? हाँ, सी से क्या बन जाएगा सर? कॉमन सील। ठीक है।
और सी से एक और पॉइंट बन जाएगा कंट्रोल, पॉइंट नंबर 6 कि कंट्रोल और ओनरशिप क्या होती है सर, अलग अलग होती है। ठीक है, पी से क्या बनेगा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी अनंत काल तक कंपनी चलती है। एल से क्या बनेगा रे पुष्पा, सबसे मजेदार पॉइंट, घर से पैसा नहीं जाना, लिमिटेड लायबिलिटी। ए से बनेगा पॉइंट नंबर 1, देखो इसलिए मैंने क्या लगा रखा है 1 के आगे, आ वर्ड लगा रखा, आ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी जाती है लॉ के द्वारा, तो उसके आगे ए लगा दो। ए में हम क्या लिखेंगे सर, ए में आप लिखोगे अ सेपरेट लीगल एंटिटी। टी से क्या बनेगा रे पुष्पा, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, जो मैंने अभी दिखाया, एक क्लिक से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर मार्केट खुली होगी, एक क्लिक से ट्रांसफर करेंगे। तो शाहरुख खान के आने पर कंपनी पलट, है ना, तो कंपनी को पलटना पड़ेगा, याद हो जाएगी बात। ठीक है, अब जो तुमने फीचर पढ़ लिए, इन्हीं में से ढूंढ लो क्या, मेरिट, सॉरी मेरिट, खेल खत्म। मेरिट सबसे पहला फायदा, कोई बताने वाली बात नहीं। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा, इजी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बोले तो शेयर्स बाय क्लिक ऑफ बटन व्हेन शेयर मार्केट इज ओपन। अगर शेयर मार्केट ओपन है, ठीक है, तो आप क्लिक ऑफ बटन से अपने शेयर बेच सकते हैं। 3 तो हमने किससे निकाल लिए सर, छठा पॉइंट बताओ, अगर मैं और पराग सर जिस काम को नहीं जानते, हमने अपनी कंपनी के डायरेक्टर चूज कर लिए, तो वो बंदा, प्रीति मैम कौन है, शालू मैम कौन है, ध्रुव सर कौन है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जिन्हें इस काम की नॉलेज, इस काम का एक्सपीरियंस है। तो मैं डायरेक्टर क्या कर, शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर क्या करेंगे, इंप्लॉय करेंगे, यानी कि हायर करेंगे क्वालिफाइड एक्सपर्ट, ताकि उनकी कंपनी अच्छे से चल सके। तो प्रीति मैम हमारी कौन है, क्वालिफाइड एक्सपर्ट है, जिसलिए उन्हें हमने हायर कर रखा है। सर कंपनी के स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होगी नहीं, यानी कंपनी को आप और बड़ा बना सकते हो, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। रीजन पता है क्या है, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर कौन होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अगर शेयर होल्डर अनलिमिटेड होते हैं, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर की वजह से हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं, अनलिमिटेड, लाखों करोड़ों अरबों, पूरी दुनिया में अगर 600 650 करोड़ लोगों की आबादी है, तो सारे इन्वेस्ट कर दो, अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड। बस आपको सामने वाले को पटाना है, भाई मेरी कंपनी के क्या ले ले, शेयर खरीद ले, बस शेयर होल्डर बन जा, पैसा लगा दे बस। तो पैसा सबसे ज्यादा किसमें है, कंपनी में, पार्टनरशिप में लिमिटेड, प्रोप्राइटर में लिमिटेड, एचयूएफ में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड पैसा किसमें है, कंपनी में, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन ये 5 फायदे तो तुमने देख लिए, नुकसान क्या है बताओ। सबसे पहला नुकसान, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी है, क्या भरना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा सर, इनकम टैक्स और जीएसटी की कंप्लायंस करनी पड़ेगी, यानी कि जैसे रिटर्न भरना है ना, और रजिस्ट्रेशन कराना, कंप्लायंस करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या होता है सर, लॉन्ग, बहुत समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी आपको हर महीने पूरी करनी पड़ती है। इवन कंप्लायंस, आगे लिखना, इवन एवरी मंथ, जीएसटी कंप्लायंस तो हर महीने पूरी करनी है, हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ती है कंपनी को। दूसरी बात, अगर तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो 1 करोड़ या 100 करोड़, सबको कंपनी के क्या पता होते हैं, तो अपनी सीक्रेसी छुपा नहीं सकते, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक है, उसे तो बताना पड़ेगा शेयर होल्डर की, हाँ, क्योंकि जब मीटिंग होगी ना, तो मुझे बताना पड़ेगा सर को, क्यों, क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। तो इसलिए जितने शेयर होल्डर उतने लोगों को बात पता है कि नहीं बात। तो पब्लिक कंपनी में क्या है, अपनी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है आपको, एनुअल अकाउंट्स, पीएनएल बैलेंस शीट सब देनी पड़ती है। पीएनएल बैलेंस शीट, असेट्स, लायबिलिटी आप छुपा नहीं सकते। उसके बाद लैक ऑफ मोटिवेशन, बताओ किस बात का लैक ऑफ मोटिवेशन, अब सुनो ध्यान से, हाँ सर, लैक ऑफ मोटिवेशन टाइम कंज्यूमिंग नहीं, लैक ऑफ मोटिवेशन ये कि हम सबने मैम को चुन लिया, किसको चुन लिया,
मैम को लग रहा है सर तो आ रहे हैं मजे मजे में, एसी में खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई चिकचिकबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, पढ़ाओ और निकल लो। बच्चे हमारे सर पे खड़े रहते हैं, मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये वो ये है कि नहीं बात, सारे संभालते रहो, ये करते रहो। संडे को भी कभी कभी आ जाते हैं टीचर, वो हमें संभालना है ना। हम सर तो शाम शाम को आके पढ़ा के चले जा रहे हैं, हम कब आ रहे हैं, हम सुबह 10 बजे आ रहे हैं, शाम तक आ रहे हैं, हमें डायरेक्टर बना के बस क्या ना काम करवाया जा रहा है, तनख्वाह कम देते हैं हमें। तो उनको पता मोटिवेशन किस चीज से कम आता है कि उन्हें लगता है हमेशा हमसे काम ज्यादा कराते हैं और हमें रिवॉर्ड कम देते हैं, है कि नहीं बात। यही मान लो मुकेश अंबानी रिलायंस के डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी ये कह रहे, मुकेश अंबानी कह रहे सारा काम मैं कर लूं, डीलिंग मैं कर लूं, विदेश यात्रा मैं कर लूं, दिमाग पे स्ट्रेस मैं ले लूं, सबके साथ बातचीत मैं करूं, है ना। शेयर होल्डर क्या खा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट किसका ना, शेयर होल्डर का। मुकेश अंबानी तो डायरेक्टर है, आरकेजी में शेयर होल्डर भी है, चलो डायरेक्टर तो है। अब मान लो आरकेजी में मैं और सर क्या है, शेयर होल्डर है। आरकेजी को प्रॉफिट हो किसमें बटेगा, केक कटेगा, सिर्फ 2 में बटेगा, केक कटेगा 2 में बटेगा। ये बात प्रीति मैम को, शालू मैम को, ध्रुव सर को अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो कहते हैं सैलरी कम देते हैं और खुद प्रॉफिट ज्यादा देते हैं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे, प्रॉफिट में से हिस्सा दे दो थोड़ा सा, मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट ऐसे कर दो। तो लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप पराग सर के पास, कंट्रोल मैनेजमेंट के पास, तो कोई लिंक नहीं है डायरेक्ट कि किसके बीच में लिंक नहीं है, आपके एफर्ट्स और आपके रिवॉर्ड के बीच में। हमेशा मैम को क्या लगता है, हमेशा मैम को लगता है मेरे एफर्ट्स हमेशा क्या रहते हैं, 100% रहते हैं, लेकिन एफर्ट के मुकाबले रिवॉर्ड क्या रहता है, कम रहता है। मैं अपना 100% देती हूं, 10 बजे आती हूं, 6 बजे तक 7 बजे तक भी बैठ जाती हूं कभी कभी मैं, है कि नहीं बात। संडे को भी कोई टीचर पढ़ाना तो संडे को भी आ जाती हूं, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है, क्या मिला मुझे आज तक, कुछ नहीं मिला मुझे, सिर्फ वही तनख्वाह, वही रोटी, वही दाल। अब ये यार ये समस्या कैसे सुलझाएं। तो पता वो क्या करेंगे, मैं ना आ रही कल से, मैं तो टाइम से आऊंगी, टाइम से जाऊंगी, मत दो मुझे पैसे, मत बढ़ाओ मेरी तनख्वाह, मत दो मुझे रिवॉर्ड, मत दो मुझे इंसेंटिव, मत लिंक करो मेरे इंसेंटिव को और मेरे एफर्ट्स को। तो ये लैक ऑफ मोटिवेशन हमेशा लगा रहता है, लैक ऑफ पर्सन इंटरेस्ट हो जाता है और इंसेंटिव हो जाता है, फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जॉब में, है कि नहीं बात। और क्योंकि कंपनी में बताओ डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, वोटिंग से। अगर कंपनी में डिसीजन वोटिंग से लिए जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा सर, डिले होता है, डिले होता है, क्या होता है सर, हाँ। अब जैसे कि रेड टेपिज्म, बताओ रेड टेपिज्म क्या होता है, नहीं पता, मैं बताऊं। रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल एंड एक्सेस रूल्स, बहुत ज्यादा रूल्स और कंट्रोल लगाना ऑन डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत ज्यादा रूल लगा रखे हमने, ये भी करेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, है ना, बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे हैं उसके ऊपर, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा अगर रेस्ट्रिक्शन लगाए, है ना। जैसे घर वाले, तुम कह रहे हो भैया, है ना, मैं दोस्त के साथ बर्थडे पे जा रहा हूं, कब आएगा, किसके साथ जा रहा है, उसका नंबर दे, उसके घर पे चल, उसकी मम्मी का फोन नंबर दे, कितने बजे तक आएगा, कहां जाएगा, जहां जाएगा उसको वो बता, वो रेस्टोरेंट बता, वो मूवी हॉल बता, हम पहुंचेंगे तेरे साथ, है कि नहीं बात। राइट, तो इतनी ज्यादा अगर तुम क्या बोलोगे, भैया दोस्त से बोलो भाई मैं ना पाऊंगा, मेरे घर वाले खुद आ रहे हैं मेरे साथ, है कि नहीं बात। तो एक्सेस कंट्रोल लगाओ, क्या उससे क्या होगा सर, रेड टेपिज्म। एक्सेस कंट्रोल कैसे, डिले होगा सर, है ना, ब्यूरोक्रेसी समझ गए ना, यानी कि लोगों की मिली भगत, डिसीजन में क्या होगा, डिले होगा, देयर इज अ लिटिल स्कोप ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव। और आखिरी में सर ऑलिगैर्किक मैनेजमेंट, बताओ ऑलिगैर्किक का मतलब क्या होता है सर, हाँ, इसका मतलब हुआ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन गुट बना लेते हैं, गुट। पता कैसे, मान लो मेरे पास 20% शेयर है आरकेजी के, इसके पास 10% शेयर है, इसके पास 15% शेयर है, हम अपना गुट बना लेंगे। पता क्या, सुन सर, पता क्या बोलेंगे, सर बोलेंगे कि छोटी दिवाली पे कोचिंग खोलेंगे, बड़ी दिवाली की छुट्टी बनाना, वोटिंग कराएंगे ना, नाम में बोलियो, कहियो ना छुट्टी चाहिए छोटी दिवाली की, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं भी करूँ, ओ भाई तू भी हाँ मत कर दियो, क्या बोलियो, मना कर दियो कि भैया कोचिंग नहीं खुलेगा, छुट्टी चाहिए, है ना। तो हमने अपना गुट बना लिया, कितने परसेंट हो गए हमारे, 45, एक को और लपेट लेंगे 7-8% वाले को,
मैंने कहा भाई एक को और बटाना, बस कुछ किसी ऐसे बंदे को बटा लो जिसके बाद 6% शेयर हो। कितने हो? 6-7% शेयर हो, फिर तो छुट्टी पक्की। बस 51 होते शेयर हार जाएंगे। इसे बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। कुछ लोग अपना गुट बना लेते हैं और कहते हैं कि भैया अपने फेवर में डिसीजन कर लो, बाकी जनता भाड़ में जाए, हमें इससे मतलब नहीं है ना। तो ओलिगार्किक मतलब लिखो, स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्संस, या तुम और मैं, हम तीनों चारों लोग having control on organization। ठीक है, कंपनी सेट टू बी डेमोक्रेटिकली मैनेज, बट डेमोक्रेटिकली मैनेज तो होनी चाहिए, बट एक्चुअली मैनेजमेंट बाय फ्यू पीपल। जैसे कि बोर्ड और डायरेक्टर अपना गुट बना लें, किसी कोई डिसीजन लेते टाइम पे क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर अपना गुट बना लेंगे, ठीक है ना, राइट। तो क्या होगा, पर्सनल इंटरेस्ट और बेनिफिट हम अपना सोचते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं किसका इंटरेस्ट, एक कंपनी का इंटरेस्ट। तो कुछ डायरेक्टर अपना गुट बनाते हैं, डायरेक्टर वोटिंग करेंगे जब, तो भैया तू मेरे साथ मिल जाइयो। इसे बोलते हैं क्या, लिमिटेशंस। तो 5 लिमिटेशन याद हो जाएंगी, लीगल फॉर्मेलिटी, सीक्रेसी, मोटिवेशन, डिले और ओलिगार्किक मैनेजमेंट। अब सर 2 तरह की कंपनी जो इंडिया में चलती है ज्यादातर, सब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। एग्जाम में लिख लो एक्सपेक्टेड डिफरेंस, आएगा तो डिफरेंस ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, डिफरेंस पूछेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी कौन सी है सर, पब्लिक कंपनी कौन सी है सर, नहीं पब्लिक है, जनता का पैसा लग रहा है, शेयर लिस्ट है ना ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। पब्लिक, यहां पे पब्लिक का मतलब है जनता, तो यहां पब्लिक मतलब जनता का पैसा, यानी कि सबसे आसान तरीके से पता क्या पहचानने का, स्टॉक मार्केट पे देख लो लिस्टेड है या नहीं है ना। अब देखो, अब मैं यहां जाऊंगा, मैं कहूंगा रिलायंस शेयर प्राइस एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस का शेयर कितने का चल रहा है, इतने का। यानी कि रिलायंस लिमिटेड कहां पे लिस्टेड है, एनएससी में। यानी कि ये वो कंपनी है जो एनएससी में लिस्टेड है, इसलिए जिसमें जनता का पैसा लगा है, इसमें मैं ही तो खरीदूंगा। अब डालते हैं आरकेजी शेयर प्राइस, क्या आएगा, नहीं 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 नहीं, आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड वहां पे लिस्ट ही नहीं है। बात फेमस और नॉन फेमस की नहीं है, बात है स्टॉक एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर्ड है या नहीं। आरकेजी का रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि आरकेजी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें जनता का पैसा नहीं लगा, कुछ खास हम दोनों का ही लगा है बस, ठीक है ना। इसलिए देखो कोई है ही नहीं, कोई कंपनी डालो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, उसका नाम सबसे ऊपर आएगा नाम डालते, है कि नहीं बात समझ में आ रही है ना, राइट। तो कोई भी कंपनी अगर आप डालोगे तो ठीक है, राइट। BHEL, ये देखो आ गया नहीं आ गया, ये लिखा एनएससी में लिस्ट है, तो जिसका भी नाम डालोगे वो एनएससी के साथ उसका नाम जुड़ाएगा कि ये कंपनी कहां पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे क्या है, लिस्टेड है। कोई भी एक्सवाइजेड नाम बता दो, बताना। नाइकी तो इंडिया के बाहर की होगी ना। कोई भी एक्सवाइजेड नाम बता दो, जैसे अतुल मान लेते हैं, टाटा तो है ही लिस्ट, सबको पता है। मैं तो कह रहा हूं कोई रैंडम नाम लो, यानी अतुल लिस्टेड है, 9,000 लो, 9,000 रुपए का शेयर है अतुल का, अतुल लिमिटेड। नहीं है रोहित, यानी रोहित के नाम, रोहित का कोई है ना, रोहित फेरोटेक लिमिटेड है, लेकिन रोहित लिमिटेड नाम से कोई कंपनी नहीं है। इसका मतलब क्या, जो भी लिमिटेड कंपनी होगी वो कंपनी फेमस हो ना हो, तुमने नाम सुना हो ना सुना हो, एनएससी में है ना, एनएससी में उसका नाम हमेशा रजिस्टर्ड मिलेगा। लाइन से भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंडिया में इसका शेयर प्राइस है, एक शेयर। तो ये कहां बढ़ रहा है, नीचे झूल रहा है बेचारा, ठीक है।
तो ये पहचान होती है शेयर्स की। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। यानी रिलायंस पब्लिक लिमिटेड का मतलब होता है जिसमें भारतीय जनता का पैसा लगा है, और प्राइवेट में किसका पैसा होता है सर? सिर्फ 2-4 खास लोगों का, है ना, खास लोगों का पैसा होता है, प्राइवेट लोगों का पैसा होता है। इसलिए प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? यानी आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड में हम 200 शेयर होल्डर इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम कितने? 7 और मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड, करोड़ों अरबों लोग शामिल हो सकते हैं। सर आरकेजी में 200 लोग मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, और रिलायंस में, टाटा में इनफाइनाइट। ठीक है ना। आरकेजी, ये तो रिलायंस और टाटा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करके इनविटेशन भेज सकते हैं पूरी दुनिया को, आओ और हम में इन्वेस्ट कर दो, है कि नहीं बात? यानी कि एक पब्लिक कंपनी क्या करती है सर? इनवाइट करती है जनता को कि आप उस कंपनी के शेयर खरीदें, और वो इनविटेशन कैसे आता है सर? आईपीओ के दौरान। याद आ गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहले भी बताया मैंने। आईपीओ से वो क्या करते हैं सर? बोलो। पूरे वर्ल्ड वाइड को इनवाइट करते हैं कि भैया आईपीओ निकला है, आप मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट कर दें। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जनता को ऑफर देना, आओ और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आरकेजी जनता को इनविटेशन नहीं दे सकती कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर खरीदो। यानी कि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट द जनता, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द जनता। प्राइवेट कंपनी में तो हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। मतलब आरकेजी हाँ, हमें खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, भाई मेरी कंपनी पैसा लगाएगा, मेरी कंपनी लेकिन एडवर्टाइज नहीं कर सकते। आईपीओ में तो आप ऐड कर सकते हैं, आओ और मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, हाँ प्रॉफिट ले लो, ओनर बन जाओ, और कंपनी को बन जाओ। देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, यानी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं प्राइवेट कंपनी के शेयर बेचने में। लेकिन ये क्या होते हैं सर? फ्री ट्रांसफर अभी दिखाया मैंने तुम्हें विप्रो का, फ्रीली ट्रांसफर एक क्लिक पे बेचा जा सकता है, बस शेयर मार्केट खोलियो। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। यानी प्राइवेट कंपनी अपना धंधा तभी शुरू करेगी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट बोले तो पूरी तरीके से कानूनी तौर पर बन के तैयार हो जाए, बन जाए। लेकिन पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को शुरू कर सकती है कब? आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट। यानी कि पब्लिक कंपनी कब शुरू करेगी? जब सर्टिफिकेट मिल जाए। यानी प्राइवेट कंपनी तो बनते ही शुरू कर दो, लेकिन पब्लिक कंपनी में आप धंधा तभी शुरू करोगे जब बनने के बाद सरकार से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है ना, राइट। एक आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड, जैसे आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड है ना, राइट। पब्लिक कंपनी को क्या लगाना पड़ेगा? ओनली लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड तो मैंने तुम्हें दिखाया अभी, है ना, रेमंड्स लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट वर्ड लगाना है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी है, जनता का जैसे पैसा लगा, उसमें सिर्फ क्या लगाना है सर? ओनली लिमिटेड, ओनली लिमिटेड। याद हो जाएगी बात? बोलो। हाँ सर। सर ये पुरानी बात है ना, इसे और पढ़ लेते हैं आज। जब भी आप कोई अपना बिजनेस शुरू करोगे, ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या देखना है? जो बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में से अगर आएगा तो क्या आएगा? पार्टनरशिप, है ना, सोल प्रोप्राइटर या कंपनी, इसके बारे में आएगा। ठीक है, जो बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं उसमें कितना खर्चा आएगा? जैसे कि बताओ, सोल प्रोप्राइटर में कितना खर्चा आता है? सबसे कम, बस एक दुकान लेनी है, मैं अकेला मालिक, अकेला तन्हा, इसे आप क्या बोलते हो सर? वन मैन आर्मी। क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है? नहीं, सोल प्रोप्राइटर में कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। सबसे ज्यादा महंगी क्या होती है सर? कंपनी। कंपनी में खर्चा बहुत आता है और लीगल फॉर्मेलिटी बहुत सारी होती है। तो हाँ, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का मजा है बस। शेयर होल्डर तुम्हारे पास पैसा ला सकते हैं, लेकिन पैसा तुम्हें अपनी जेब से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। आरओसी की फीस ज्यादा है, रजिस्ट्रार कंपनी के लॉ की फीस ज्यादा है, टैक्स की फीस ज्यादा है, सीए की फीस ज्यादा है, फॉर्मेलिटीज ज्यादा है। लेकिन दूसरा मजा क्या जो तुम कह रहे हो वो यही मजा है। कैपिटल किसके पास ज्यादा होती है ना? सबसे ज्यादा कैपिटल किसके पास सर?
अगर आपको कैपिटल बहुत सारी चाहिए तो कंपनी प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर में क्या होती है सर? लिमिटेड कैपिटल। पार्टनरशिप में भी क्या होती है? जितने पार्टनर होंगे उतनी कैपिटल होगी। हाँ, सोल प्रोप्राइटर होता है लिमिटेड कैपिटल। ठीक है, यानी कि कॉस्ट कंपनी की ज्यादा, सोल प्रोप्राइटर की कम, पार्टनरशिप की कम, कैपिटल कंपनी की बहुत ज्यादा लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की कम। नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है आपको यह ध्यान रखना है उसके हिसाब से। मान लो भैया कोई कह रहा है मैं तो टेलर, मैं सैलून खोलूंगा, तो जनरली जो लोग टेलर सैलून जो तुम बोल रहे हो ना, चाय की दुकान, कन्फेक्शनरी की दुकान, रेस्टोरेंट टाइप, ये सारे लोग क्या करना पसंद करते हैं? सोल प्रोप्राइटर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या खोलने वाला हूं? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने वाला हूं। क्या लगाने वाला हूं? फैक्ट्री। तो क्या प्रेफर करोगे सर? ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, जनता को आप ऑफर भी कर सकते हो। पांचों पॉइंट, कंट्रोल। मुझे तो सारा कंट्रोल किसके पास आता है प्रोप्राइटर केस में? जिसके पास ना जिसकी दुकान है ना, प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में किसके पास रहता है सर? पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जितने पार्टनर्स हैं। कंपनी के पास क्या रहता है सर? हाँ, ठीक है ना, यानी सबसे ज्यादा कंट्रोल का मजा कौन लेता है? प्रोप्राइटर। ये लिखी बात, एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द बिजनेस बाय प्रोप्राइटर। अगर आप ये चाहते हो कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे, मेरे हाथ में सारी डिसीजन रहे, तो प्रोप्राइटर बना ले भाई। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है, मैं कंट्रोल बांटना चाहता हूं कुछ चंद लोगों में, 8, 10, 20, 15, 20, 50, तो क्या ले ले? पार्टनरशिप। अगर तुम्हें लगा कंट्रोल में और जनता में बांटना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो क्या खरीद ले भाई? ओ मतलब क्या बना ले? बताओ रिस्क किसमें ज्यादा होता है? कंपनी में रिस्क ज्यादा होता है। अबे कंपनी में तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, चमाटे लगेंगे। अब रिलैक्सो की चप्पल देखी नीली पट्टी वाली, वही घुमा घुमा के लेगी। रिस्क ऑफ वेंचर शुड बी डन इन कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड, है ना, राइट। प्रोजेक्ट विच आर नॉट वेरी रिस्की कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। ठीक है, राइट। अगर तुम बात करोगे लिमिटेड लायबिलिटी के रिस्क के, है ना, तो लिमिटेड लायबिलिटी का और अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो रिस्क है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का, वो किसमें होता है? हाँ, पहले यहां लिख लेते हैं, ये चीज बताता हूं भैया ना। पहले लिखो, रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी किसमें होती है सर? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में। ठीक है, ये तो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर रिस्क का दूसरा पॉइंट क्या है? बिजनेस रिस्क। यहां लिखोगे आप पॉइंट नंबर 2 में रिस्क ऑफ ना, रिस्क ऑफ बिजनेस। जैसे सुनना ध्यान से, अगर आप एक ऐसा बिजनेस खोल रहे हैं जो बहुत रिस्की नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें रिस्क नहीं है ना, जैसे मान ले कपड़े का बिजनेस, वो ज्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन प्लास्टिक का खोलूंगा तो जो रिस्क है पता लगा बैन कर दी, है कि नहीं बात। मान ले एक्सपोर्ट का बिजनेस, पता लगा ये सामान एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अगर बहुत सिंपल कोई रिस्क, बहुत कम रिस्क की बिजनेस है, जैसे कपड़े का बिजनेस है ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये वाला बिजनेस, तो उसमें कोई रिस्क नहीं, इसमें कोई गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या नहीं करती, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती। अगर बहुत आसान बिजनेस है जिसमें रिस्क की डिग्री कम होती है, तो आप क्या बना लो सर? या पार्टनरशिप, राशन की दुकान, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप, क्योंकि पता है तो रिस्क कम है तो सब कुछ मैं झेल लूंगा। लेकिन आप एक ऐसा बिजनेस खोलना चाहते हो जिसके बिजनेस में रिस्क है, रिस्की वेंचर है। जैसे रिस्की वेंचर क्या है सर? तुम कह रहे हो कि भाई प्लास्टिक का काम करूंगा या खतरनाक केमिकल बनाऊंगा, तेजाब, है कि नहीं बात? ठीक है, हाँ, केमिकल बना रहा हूं, तेजाब बना रहा हूं, तो भैया आए दिन कुछ ना कुछ अटैक, एसिड अटैक, तो रिस्क कितना ज्यादा है। हाँ, पता लगा गवर्नमेंट ने बोला यार यहाँ यूपी में ये हो रहा है, हरियाणा में ये हो रहा है, लड़कियों के साथ दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, एक काम करो एसिड ही बैन कर दो,
खत्म कहानी। एसिड अगर बिकना है, खरीदना है, तो गवर्नमेंट बेचेगी बस, जैसे गवर्नमेंट में राशन की दुकान, और वो भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। पता लगा भैया मेरी तो फैक्ट्री बंद हो गई, क्योंकि मैं क्या बना रहा था, मैं तो एसिड बना रहा था, लुट गए। या मैं तो प्लास्टिक को, जैसे यूफ्लेक्स है नहीं अपने बासठ के आसपास कंपनी नोएडा में, यूफ्लेक्स क्या बनाती है, प्लास्टिक, तो बहुत रिस्क है उन्हें, है ना। प्लास्टिक बैन कर दी सरकार ने, तो कंपनी बंद हुई, कंपनी के एम्प्लॉय बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारे डिग्री ऑफ रिस्क ज्यादा है, यानी कि वेंचर का, बिजनेस का रिस्क ज्यादा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कंपनी बना लो, क्योंकि केक कटेगा तो सब में बटेगा। रिस्क मेरे नहीं, सभी शेयर होल्डर का होगा, चाहे छोटे छोटे रिस्क हो शेयर होल्डर का। हाँ ठीक है ना। तो शेयर होल्डर का रिस्क कितना होगा, उतना रिस्क होगा जितना उन्होंने पैसा लगाया, पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होगी सर, लिमिटेड होगी, क्योंकि उनको घर से नहीं देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे वेंचर में रिस्क है तो क्या करो, कंपनी बना लो, बिकॉज लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। तो वेंचर ज्यादा रिस्क की बिजनेस में, प्लास्टिक के तेजाब के बिजनेस में तुम्हें कंपनी बनानी चाहिए। और जिस बिजनेस में रिस्क कम हो उसमें प्रोप्राइटर चला लो, पार्टनरशिप चला लो। बात समझ में आ गई। तो सर ये है हमारा कौन सा केस सर, आपको बिजनेस जब चूज करेंगे तो चूज करते टाइम पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि मुझे प्रोप्राइटर खोलनी है या कंपनी खोलनी है। बोलो, चूज करना पड़ेगा कैसे, वही तो। अब जैसे मान लो मुझे प्रोप्राइटर खोलनी है या पार्टनरशिप खोलनी है, या मेरे पास चॉइस है, मैं क्या बना लूं सर। पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, कॉस्ट। बताओ किस में ज्यादा होती है, इसमें कम होती है, इसमें हाई होती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कॉस्ट को देखूं, कॉस्ट के हिसाब से मुझे कंपनी खोलनी चाहिए या प्रोप्राइटरशिप, तो प्रोप्राइटरशिप खोलूंगा। मेरी जेब में पैसा नहीं तो क्या खोलूं, प्रोप्राइटर खोल भाई, कंपनी खोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था बताओ, कैपिटल। मुझे कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर मुझे कैपिटल, है ना, अगर मुझे कैपिटल नीड हाई तो क्या करूं, ये लिखिए बात। और अगर मुझे कैपिटल कम चाहिए, हाँ, तो यहां पे दूसरा पॉइंट भी बना लेते हैं, कैपिटल नीड लो तो क्या करूं, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप खोलो, ये मत खोलो, जमती है बात। तीसरा पॉइंट क्या है बताओ, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस का नेचर क्या है, बहुत सिंपल नेचर का बिजनेस है मेरा, जैसे सैलून, टेलर, है ना, राइट। जैसे भैया कौन सा है सर, सैलून, टेलर और कन्फेक्शनरी, इस तरह का नेचर है। मतलब कि एक तरीके से नेचर क्या हुआ सर, दुकान। मेरे बिजनेस का नेचर क्या है सर, दुकान की तरह है, तो क्या करूं, कंपनी मत खोलो। लेकिन अगर मेरे बिजनेस का नेचर क्या है सर, मेरे बिजनेस का नेचर दुकान नहीं है, मेरे बिजनेस का नेचर क्या है सर, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फैक्ट्री लगाना, तो क्या करूं, तो कंपनी खोलो। और आखिरी पॉइंट क्या है सर, रिस्क, कंट्रोल और रिस्क, है ना, या कंट्रोल, है ना, हाँ सॉरी कंट्रोल। अब कंट्रोल की बात करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे अपने बिजनेस में कंट्रोल 100% चाहिए, तो भैया हम क्या सलाह देंगे, आप कह रहे हो मुझे कितना कंट्रोल चाहिए, 100% कंट्रोल चाहिए या मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए, तो क्या खोल लो, कंपनी मत खोलो। आप कह रहे हो कंट्रोल की मुझे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो नीड ऑफ कंट्रोल, तो क्या करो सर, बांट दो जनता में, ऐसा लो, शेयर होल्डर बनाओ, जो शेयर होल्डर होता है उसी के हाथ में कंट्रोल रहता है, या उसी के हाथ में ओनरशिप रहती है, उसी के हाथ में डिसीजन रहते हैं। हाँ तो फिर प्रोप्राइटर है। लेकिन थोड़ा बांटना चाहते हो तो फिर पार्टनरशिप बांट लो, 8, 10, 20, 25 जितने पार्टनर होंगे। और पांचवा पॉइंट क्या है, रिस्क, है ना। दो रिस्क है, एक तो लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, और एक दूसरे रिस्क है रिस्क ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने कौन सा रिस्क लिया, प्लास्टिक और
एसिड। अगर आपका रिस्की वेंचर है, आपका रिस्की वेंचर है, इतना रिस्की है कि भैया प्लास्टिक और एसिड बना रहे हो, तो भैया रिस्क लोगों में बांट दो, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे, घर से तो नहीं जाएगा। और अगर आपका रिस्क क्या है सर, रिस्क मिनिमम लेवल का रिस्क का बिजनेस में गवर्नमेंट कोई ज्यादा पंगे नहीं करती, जैसे कि कपड़े का बिजनेस मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें क्या है, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर चला सकते हो। तो भैया अगर आप देखो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो तुम, याद हो जाएगा एक नजर में भी, है ना, एक नजर में भी प्यार होता है, हाँ जी सर, ऐसे भी याद हो सकता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, उसके मेरिट पढ़े, उसके डिमेरिट पढ़े, और एक टॉपिक कौन सा पढ़ा, जब भी आप बिजनेस खोलोगे तो हाँ इन पांचों पॉइंट को चेक करके डिसाइड करना है कि मुझे अपने बिजनेस को एज अ प्रोपराइटर चलाना है या मुझे अपने बिजनेस को एज अ कंपनी चलाना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। ये कंपनी है, कंपनी पलट पलट, तो इसलिए कंपनी अगर तुमसे प्यार करते हो तो कंपनी क्या करेगी सर, पलटेगी। इसलिए इसका कोड ही क्या है, जैसे उसने बोला ना इमरान पलट, ऐसे हम क्या बोलेंगे, कंपनी पलट।